हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है भाग 28। जीजू और विजय जी साथ साथ सबके बीच डांस करते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। डांस करते हुए विजय जी की नजर बगल वाले छत पर खड़ी अपनी पड़ोसन पर चली गई और उन्हें देखकर विजय जी ने गाना शुरू कर दिया। देखे है ऊपर से जाके नहीं अंदर सजनिया, देखे है ऊपर से जाके नहीं अंदर सजनिया। विजय जी को गाते नाचते देखकर दादू से भी रहा नहीं गया। वे भी गाते हुए चले आए। हो उम्र चढ़ी है दिल तो जवां है, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवां है। सोमी जीजू ने अपना घूंघट उठाया और विजय जी के गले पड़ते हुए कहा, बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे पेजनिया, बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे पेजनिया। ये सब देखकर अर्जुन कहाँ पीछे रहने वाला था। वह अक्षत के बगल में आया और अमायरा को अपने कंधे पर बिठाकर नाचने लगा। सांची कहे है कबीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा, ओ होरी खेले रघुवीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा। बस फिर क्या था, सभी घर वाले रिश्तेदार मेहमान सब शामिल हो गए और नाचने गाने लगे। दादू के चेहरे की खुशी तो आज देखते ही बन रही थी। मस्ती में मग्न नाचते हुए दादू ने विजय जी को गले लगा लिया। ये देखकर विजय जी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। इस बार की होली दादू यादगार चाहते थे और विजय जी के कारण वो सच में यादगार ही हो गई। होली खेलने के बाद सभी अपना अपना ग्रुप बनाकर लॉन में आ बैठे और सुस्ताने लगे। विजय जी को भांग की वजह से सर में दर्द होने लगा था, इसलिए उन्हें अंदर भेज दिया गया। अर्जुन, सोमी जीजू, अक्षत, हनी, नीता, तनु और मीरा एक तरफ बैठे हुए थे। निधि नक्श को सुलाने अंदर चली गई थी। काव्या और अमायरा वहीं पास में बैठी जूस पी रही थी। अरे ये चीकू कहाँ है? अर्जुन ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो देखो वहां अपनी चिकी के साथ बैठा है, सोमी जीजू ने कहा तो सभी उनके हाथ की दिशा की तरफ देखने लगे। चीकू अपनी ही हम उम्र लड़की के साथ बैठकर स्नैक्स खा रहा था, साथ ही जूस भी पी रहा था और अपना ग्लास भी उसे पिला रहा था। ये चीकू तो बड़ा तेज निकला भाई, अब पहले ही अपने लिए लड़की ढूंढ ली, अक्षत ने कहा। अक्षत की बात सुनकर सभी हंसने लगे। सिंघानिया जी ने अपने घर में होली का फंक्शन रखा था और एक बड़ी सी पार्टी रखी जिसमें इंदौर के सभी बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए। विकी के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स और कुमार भी इस पार्टी में आया था। होली खेलने के बाद विकी हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए साइड में चला आया और टेबल के पास पड़ी कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। कुमार ने विकी को अकेले बैठे देखा तो उसके पास चला आया और कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा, तेरे डैड ने अचानक ये पार्टी क्यों रखी है? वो मुझे लंदन भेजना चाहते हैं, बस इसलिए मेरे जाने से पहले उन्होंने ये बड़ी पार्टी का ऑर्गेनाइज किया है, विकी ने घूंट भरते हुए कहा। व्हाट? तू लंदन जा रहा है? तेरी पढ़ाई बीच में छोड़कर? अभी तो अपना कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है यार, कुमार ने हैरानी से कहा। बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ। एटलीस्ट वहां रहकर मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता हूँ। रही बात कॉलेज की, तो मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि इस जन्म में तो मैं आराम से बैठकर खर्च कर सकता हूँ, विकी ने कहा। अच्छा, उस रात बार में वो जो आदमी मिला था वो कौन था? वो तुझसे कुछ कह रहा था शायद, तुम दोनों के बीच क्या बात हुई? कुमार ने एकदम से पूछ लिया तो विकी उसे देखने लगा और कुछ देर बाद कहा, मैं तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं समझता, वैसे भी तू मेरा दोस्त है, मेरा बाप नहीं। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा संभल कर, ऐसे इतनी जल्दी किसी पर भरोसा मत कर, तू प्रॉब्लम में फंस जाएगा। कुमार ने विकी को समझाने की कोशिश की। विकी कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर देखकर विकी मुस्कुरा उठा। वह उठा और कुछ दूर जाकर बात करने लगा। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। अपने कमरे में आकर विकी उस आदमी का कार्ड ढूंढने लगा। उसने टेबल पर रखे उस कार्ड को उठाया और वो नंबर डायल किया। 2 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया और कहा, काम हुआ? तुम्हें कैसे पता ये मेरा नंबर है?
विकी ने हैरानी से कहा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, काम हुआ या नहीं? आदमी ने थोड़ा कठोर होकर कहा, हाँ हो गया, तुमने जो जो कहा था वो सब रेडी है। विकी ने कहा, ठीक है, आज शाम 5 बजे वो सब लेकर इंदौर के बाहर वाले अपने फार्म हाउस पर मिलो। आदमी ने कहा और फोन काट दिया। विकी ने अपना फोन रखा और शीशे के सामने आकर खुद को देखते हुए कहने लगा, मिस छवि दीक्षित, मुझे थप्पड़ मारा था ना तुमने, उस थप्पड़ की गूंज अब तुम सुनोगी। वो हाल करूंगा तुम्हारा कि जिंदगी भर मुझे याद रखोगी। विकी नहाने चला गया। शावर के नीचे नहाते हुए उसकी आंखों के सामने बार बार छवि आ रही थी। वो एक एक बेइज्जती किसी रील की तरह विकी की आंखों में चल रही थी और उन्हें याद करते हुए छवि के लिए उसका गुस्सा और नफरत दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। होली का दिन था, लेकिन माधवी जी के घर में कोई रौनक नहीं थी। सुबह सुबह ही मकान मालिक उन्हें किराए के लिए सुनाकर चला गया। पिछले 2 दिन से माधवी जी की तबीयत काफी खराब थी। मकान मालिक के जाने के बाद उन्होंने ज्यादा ही टेंशन ले ली और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। छवि उन्हें अंदर कमरे में लेकर गई और लेटने को कहा और टेबल पर पड़ी उनकी दवाइयां देखी तो पाया कि दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। उसने अपने गले में दुपट्टा डाला और अपना बैग उठाते हुए कहा, माँ आप यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। बेटा आज होली है, आज पूरा शहर बंद होगा, तू यहीं रह मेरे पास, मैं ठीक हूँ। माधवी जी ने कहा, माँ मेडिकल स्टोर पास में ही है और खुले मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। कहते हुए छवि वहां से चली गई। कॉलोनी से निकलकर आगे मेन रोड के चौराहे पर मेडिकल शॉप थी। छवि वहां चली आई। उसने माधवी जी के लिए दवा ली और पैसे देकर वहां से वापस जाने लगी। शॉप से निकलकर छवि जैसे ही रोड पर आई, एक वैन आकर उसके सामने रुकी। घबराहट के मारे छवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही वैन का दरवाजा खुला और किसी ने उसे अंदर खींच लिया। दवाइयों की थैली और बैग नीचे सड़क पर गिर गए। वह चिल्लाती इससे पहले ही वैन का दरवाजा बंद हुआ और वैन तेजी से वहां से निकल गई। शाम 5 बजे विकी एक नई चमचमाती गाड़ी लेकर इंदौर से बाहर अपने फार्म हाउस पहुंचा। जैसे ही वह गाड़ी लेकर अंदर आया, उसने देखा बार वाला आदमी वहां पहले से मौजूद है। विकी ने गाड़ी साइड में लगाई और कहा, तुम थोड़े अजीब हो, इतना वक्त पर कौन आता है? मेरे लिए जिंदगी का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सा वक्त दीवारों को देखकर काटा है। आदमी ने कहा, मैं समझा नहीं। खैर तुम्हें जो चाहिए था वो मैं ले आया हूँ। विकी ने अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए कहा, तुमने अपना वादा निभाया तो मैंने भी तुम्हारा काम कर दिया। लड़की अंदर है। आदमी ने कहते हुए सिगरेट जलाकर मुंह में रख ली और वहां पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। विकी के होंठों पर जहरीली मुस्कान तैर गई। वह अंदर आया और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखा। जमीन पर छवि पड़ी थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और मुंह पर भी टेप था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। विकी को देखते ही उसकी आंखों में डर के भाव उतर आए और वह खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। विकी उसके पास आया और बैठते हुए कहा, क्या हालत हो गई है ना तुम्हारी, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। मुझसे दुश्मनी लेने वाले का मैं यही हाल करता हूँ। उस दिन अगर तुमने ऑफिस में तमाशा नहीं किया होता तो आज तुम यहाँ नहीं होती। अब तुम सिर्फ मेरी नफरत देखोगी। विकी की बात सुनकर छवि रोने लगी। वह बहुत मजबूत लड़की थी, लेकिन इस वक्त जिन हालातों में थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोलना चाहती थी, लेकिन मुंह पर पट्टी लगी होने के कारण वह नहीं बोल पाई और झटपटाने लगी। विकी ने देखा तो उसके मुंह से पट्टी हटाई। पट्टी हटाते ही छवि ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वाह, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें सॉरी बोलते देखकर। पर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगा? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। तुम्हारी जिंदगी अगर मैंने नरक नहीं बना दी तो मेरा नाम विकी सिंघानिया नहीं। जब तुम ऐसे फटे हाल अपने घर जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे? क्या वो ये सोचेंगे कि तुम्हारा रेप हुआ है, या ये सोचेंगे कि तुम रात भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? विकी ने इतना ही कहा कि छवि रोते हुए कहने लगी,
प्लीज 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 ऐसा कुछ मत करना, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम जितनी बार कहोगे मैं तुमसे उतनी बार माफी मांगूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे अरे अरे, क्या हुआ? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? मुझे भी लगा था जब सबके सामने तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। जब तुम्हारी वजह से उस शाम मेरे डैड ने मुझे दूसरा थप्पड़ मारा था। मेरे डैड ने आज तक कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन उस दिन तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, गुस्सा किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पिछले कितने ही दिनों से मैं ये सब सोच रहा हूँ, ये सब मेरे जहन में घूमता रहता है और उसके साथ ही बढ़ती रहती है तुम्हारे लिए मेरी नफरत। नफरत करता हूं मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। कहते हुए विकी के चेहरे पर नफरत के भाव उभर आए, जिन्हें देखकर छवि की आंखों में आंसू फिर बहने लगे। उसने अपनी आंखें मूंद ली, आंसुओं की बूंदें उसके गालों से होकर नीचे आ गिरी और उसने रोते हुए फिर कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो। मेरी माँ बीमार है, उन्हें दवा की जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम मुझे वो थप्पड़ वापस मार सकते हो, बस मुझे जाने दो। विकी ने सुना तो छवि के सामने आ बैठा और कहा, मैं तुम्हें थप्पड़ मारना चाहता हूं। छवि ने जैसे ही सुना वह विकी की तरफ देखने लगी और कहा, तुम जितने चाहो उतने थप्पड़ मार लो, बस मुझे यहां से जाने दो। विकी ने खींचकर एक थप्पड़ छवि के गाल पर मारा, लेकिन छवि के मुंह से एक आह तक नहीं निकली, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। विकी ने छवि की तरफ देखा और गुस्से से कहा, ये थप्पड़ वो जो तुमने मुझे ऑफिस में सबके सामने मारा। विकी ने छवि को दूसरा थप्पड़ मारा और कहा, ये दूसरा थप्पड़ जो मेरे डैड ने मुझे तुम्हारी वजह से मारा। छवि ने इस बार भी खामोशी से थप्पड़ खा लिया। रोने की वजह से उसकी सिसकियां बंद गई थी, लेकिन विकी को उस पर जरा भी दया नहीं आई और उसने खींचकर तीसरा थप्पड़ छवि के गाल पर जड़ दिया। इस बार छवि रो पड़ी। थप्पड़ की मार इतनी तेज थी कि छवि का गाल लाल हो गया। ये तीसरा थप्पड़ इसलिए ताकि तुम जिंदगी भर ये याद रखो कि विकी सिंघानिया से बदतमीजी करने का हश्र क्या होता है। विकी ने छवि के मुंह को पकड़कर नफरत भरे स्वर में कहा, अब मुझे जाने दो प्लीज। छवि ने रोते हुए कहा। विकी ने उसके मुंह को छोड़ा और उठते हुए कहा, हे, तुमने कहीं मुझे शरीफ तो नहीं समझ लिया? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? कहीं तुमने बाहर जाकर पुलिस को सब बता दिया तो? विकी ने झूठ मूठ डरने का नाटक करते हुए कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। कहते हुए छवि फिर रोने लगी तो विकी हंस पड़ा और कहा, तुम आराम से चीख चीख कर रो सकती हो, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, बाय। विकी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। छवि रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हालातों में वह क्या करे। वह रोते रोते वहीं फर्श पर लेट गई। विकी उसके साथ क्या करने वाला है ये तो वह खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन किसी अनहोनी के डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। विकी बाहर आया, देखा आदमी अभी भी बाहर ही बैठा था। विकी खुश होकर उसके पास आया तो आदमी उठा और विकी की तरफ पलटकर कहा, तुम चाहते तो उस लड़की के साथ एंजॉय कर सकते थे, पर तुमने उसे सिर्फ थप्पड़ मारा, क्यों? लड़की के साथ सोने का मजा लड़की की रजामंदी में है, जबरदस्ती में नहीं। विकी ने कहा तो आदमी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, जाने से पहले एक आखिरी ड्रिंक हो जाए। Why not? विकी ने कहा तो आदमी ने सामने टेबल पर रखे ग्लास को उठाकर विकी की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें पहले से शराब थी। विकी ने चीयर्स किया और एक सांस में अपनी ड्रिंक गटक गया, जो कि थोड़ी कड़वी थी। आदमी ने भी अपनी ड्रिंक खत्म की और विकी से हाथ मिलाते हुए कहा, यह हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं। भूल जाना हम कभी मिले थे। ओके, विकी ने हाथ मिलाते हुए कहा और अपने जेब से 50,000 रुपयों की गड्डी निकालकर आदमी की तरफ बढ़ा दी। आदमी ने पैसे लिए और वहां से जाने लगा तो विकी ने कहा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। आदमी पलटा और कहा, नाम जानकर क्या करोगे? वैसे भी मुझे रिश्ते बनाना पसंद नहीं, गुड बाय। विकी उसे देखता रहा और आदमी वहां से चला गया।
विकी आकर कुर्सी पर बैठ गया और ड्रिंक पीते हुए लंदन जाने के बारे में सोचने लगा। अगले दिन इंदौर शहर में मीडिया और पुलिस में हड़कंप मच गया। एक 23-24 साल लड़की नंग धड़ंग हालत में ब्रिज के बगल वाले कचरे के ढेर में पड़ी थी। सुबह वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने लड़की को देखा तो पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की की हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके साथ ज्यादती हुई है। पुलिस ने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया, साथ ही मीडिया की भीड़ जमा हो गई। महिला पुलिसकर्मी ने लड़की के शरीर को ढका। लड़की की सांसें अभी भी चल रही थी। कुछ देर बाद ही वहां एम्बुलेंस आई और लड़की को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। एम्बुलेंस के जाते ही मीडिया ने पुलिस को घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। सर, ये लड़की कौन है और यहाँ इस हालत में कैसे? क्या इसका रेप हुआ है? जिस हालत में वो थी उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि किसी ने उसके साथ ज्यादती करके उसे यहाँ फेंक दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर, क्या इंदौर में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित है? सर, यहाँ एक लड़की का इस हालत में मिलना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस का अगला कदम क्या होगा सर? पुलिस अफसर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मीडिया वालों से हटने को कहा और जीप में बैठकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। एम्बुलेंस हॉस्पिटल आकर रुकी और यहाँ भी मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। जैसे तैसे करके लड़की को अंदर ले जाया गया और मीडिया वालों को बाहर ही रोक दिया। इसी के साथ मीडिया वालों में उस सनसनाती खबर को लेकर होड़ सी मच गई। कोई अपने चैनल के लिए लाइव न्यूज बनाने लगा तो कुछ अपने चैनल के लिए इस बात का अंदाजा लगाने लगे कि आखिर वो लड़की कौन थी। देखते ही देखते ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। लड़की की हालत देखकर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई। इंस्पेक्टर ने उनसे लड़की के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा, किसी ने उसका रेप किया है इंस्पेक्टर। किसी ने बहुत ही निर्दयता से उसे नोचा है। उसके शरीर पर चोट के कई निशान हैं। उसकी कंडीशन अभी बहुत खराब है और वो होश में नहीं है। ईश्वर उसे ये सब सहने की हिम्मत दे। कहते हुए डॉक्टर वहां से चली गई। इंस्पेक्टर ने जब सुना तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने कांस्टेबल से कहा, 24 घंटे के अंदर कितनी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है उनका पता लगाओ। उनमें से किसी लड़की को लेकर मिसिंग रिपोर्ट है या नहीं ये पता करो। ओके सर, कहकर कांस्टेबल वहां से चला गया। इंस्पेक्टर कुछ देर वहां रुका। वह एक बार फिर डॉक्टर से मिला और फिर वहां से निकल गया। वो लड़की कौन थी इस बारे में अब तक कोई नहीं जान पाया था। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 28। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए आपके लिए एक सवाल है और वो ये है कि ये लड़की कौन थी? क्या ये छवि थी? अगर ये छवि थी तो फिर छवि के साथ इतना बुरा किसने किया? विकी ने या फिर कोई और? अंदाजा लगाना आपका काम है। तो मिलते हैं कल एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।